परीक्षा कैंपस पर आप सभी का स्वागत है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर लाइक और कमेंट में अपने सुझाव दें तथा अपने मित्रों को शेयर करें। नमस्कार, आज हम गुप्त काल के दस्तावेजों की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास एक दस्तावेज है, शीर्षक है गुप्त प्रशासन, और ये उस दौर के राजकाज, अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति सब पर रोशनी डालता है। हाँ, बिल्कुल। तो आज का हमारा मकसद है कि इस दस्तावेज को हम बारीकी से समझें, जैसे किसी विस्तृत चर्चा में होता है, ताकि गुप्त काल की एक साफ तस्वीर बने, जिसे अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहते हैं, वो असल में चलता कैसे था। बिल्कुल। और ये बात दिलचस्प है कि जैसे मौर्य काल में सब कुछ एकदम सेंट्रलाइज्ड था, मतलब राजा का पूरा कंट्रोल। उसके उलट गुप्त काल में हमें थोड़ी विकेंद्रीकरण की झलक दिखती है। विकेंद्रीकरण मतलब पावर नीचे तक जा रही थी। हाँ, सत्ता का बंटवारा, और इसी से जुड़ी है वो जमीन दान देने की प्रथा। उसने धीरे धीरे समाज और प्रशासन का पूरा ढांचा ही बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इस दस्तावेज में क्या क्या है। हाँ, तो शुरुआत राजा से ही करते हैं। दस्तावेज कहता है कि गुप्त राजा मानते थे कि उन्हें राज करने का अधिकार भगवान से मिला है, मतलब वो दैवी उत्पत्ति में विश्वास रखते थे। हाँ, हालांकि बाद में बाणभट्ट जैसे लेखकों ने इस पर सवाल भी उठाए। अच्छा, और राजा बड़ी बड़ी उपाधियां लेते थे, जैसे महाराजाधिराज, परम भट्टारक। उन्हें वर्णाश्रम धर्म का रक्षक भी माना जाता था। बिल्कुल, समाज व्यवस्था बनाए रखना उनका कर्तव्य था। और राजपाट वंशानुगत था, मतलब बाप के बाद बेटा। पर यह जरूरी नहीं था कि हमेशा बड़ा बेटा ही राजा बने। अच्छा, और यहीं विकेंद्रीकरण वाली बात आती है ना, अपने का अधिकारियों को जमीन देने लगे थे। हाँ, यहीं से वो चीज और साफ होती है। देखिए, शुरू में अधिकारियों को नकद वेतन मिलता था, लेकिन धीरे धीरे जमीनें दान में देने का चलन बढ़ा। पहले ये ज्यादातर ब्राह्मणों को मिलता था, पर गुप्त काल के आखिर तक आते आते तो फिर अधिकारियों को भी? हाँ, प्रशासनिक अधिकारियों को भी वेतन के बदले जमीनें दी जाने लगी। और कमाल की बात यह है कि 6ठी सदी तक कुमारामात्य जैसे बड़े अधिकारी। कुमारामात्य, ये कौन थे? ये उस जमाने के सबसे बड़े अधिकारियों में से थे। आप समझ लीजिए जैसे आज के सीनियर ब्यूरोक्रेट्स। इन्हें राजा सीधे प्रांतों में नियुक्त करते थे। ओह, तो जब ये बड़े अधिकारी खुद ही सम्राट से पूछे बिना जमीन दान करने लगे, तो इससे क्या हुआ? छोटे छोटे सामंत या जमींदार उभरने लगे। अच्छा, क्योंकि जमीन मिल गई तो पावर भी आ गई। बिल्कुल, उन्हें सिर्फ लगान वसूलने का ही हक नहीं मिला, बल्कि अपनी जमीन पर शासन करने, छोटे मोटे मुकदमे सुनने का अधिकार भी मिल गया। तो वो एक तरह से अपनी जमीन के मालिक बन बैठे। इससे राजा की सीधी पकड़ कमजोर हुई। समझ गई। तो केंद्र में, मतलब राजधानी में, राजा की मदद के लिए कौन थे? दस्तावेज में मंत्री और अमात्यों का जिक्र है। हाँ, कामंतक नीतिसार जैसी किताबों में बताया गया है कि मंत्री वो थे जो राजा को गूढ़ विषयों पर, मतलब खास मामलों पर सलाह देते थे। और अमात्य क्यों थे? वो आज की ब्यूरोक्रेसी जैसे, मतलब बड़े अधिकारी थे जो प्रशासन चलाते थे। एक मंत्री परिषद भी होती थी। हाँ, मंत्री परिषद का भी उल्लेख मिलता है। और गुप्तों का राज चिन्ह गरुड़ था, ये भी एक फैक्ट है। और भी कई अधिकारी थे शायद। दस्तावेज में कई नाम है। हाँ, कई महत्वपूर्ण पद थे, जिससे पता चलता है कि प्रशासन कितना व्यवस्थित था। जैसे महाबलाधिकृत, ये सेना प्रमुख हुए। हाँ, सेना का मुखिया। फिर महादंड नायक, जो मुख्य न्यायाधीश जैसा पद था। महासंधि विग्राहक, ये युद्ध और शांति मंत्री, मतलब विदेश मामलों जैसा देखते थे। और वो जमीन का रिकॉर्ड रखने वाले। हाँ, पुस्तपाल, ये भूमि रिकॉर्ड रखते थे। दंडपाशिक, पुलिस अधिकारी थे। और ध्रुवाधिकरणिक, लगान इकट्ठा करने वाले अधिकारी। ये कुछ खास नाम हैं जो दिखाते हैं कि पूरा एक सिस्टम था। और साम्राज्य प्रांतों में बटा था, जिन्हें भुक्ति कहते थे। बिल्कुल, भुक्ति या कहीं कहीं अवनी या देश भी कहा गया है। सीमांत प्रांतों, मतलब बॉर्डर वाले इलाकों के प्रमुख गोप्ता कहलाते थे। और अंदरूनी भुक्ति के प्रमुख उपरिक होते थे, जिनकी नियुक्ति सीधा सम्राट करता था। और भुक्ति के नीचे जिले। हाँ, भुक्ति के नीचे थे विषय, यानी जिले। इनका प्रमुख होता था विषयपति। इसे प्रांत का गवर्नर यानी उपरिक नियुक्त करता था। क्या जिले के स्तर पर भी कोई सलाहकार समिति जैसा कुछ था? हाँ, था। दामोदरपुर ताम्रपत्र से पता चलता है कि विषयपति की मदद के लिए एक विषय परिषद होती थी। इसके सदस्य विषय महत्तर कहलाते थे। इनमें कौन लोग होते थे? इसमें शहर के बड़े व्यापारी यानी नगर श्रेष्ठी, व्यापारियों के कारवां के नेता यानी सार्थवाह, मुख्य कारीगर या शिल्पी यानी प्रथम कुलिक, और मुख्य लेखक या क्लर्क यानी प्रथम कायस्थ शामिल होते थे। तो एक तरह की जिला सलाहकार समिति थी ये। और जिला दफ्तर के रिकॉर्ड? वो पुस्तपाल नाम का अधिकारी संभालता था। हर चीज का रिकॉर्ड रखा जाता था। और फिर सबसे नीचे गांव, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई? हाँ, ग्राम।
कई गांव के समूह को पेठ भी कहते थे। गांव की अपनी सभा होती थी, जिसे मध्य भारत में पंचमंडली कहा जाता था। गांव का मुखिया ग्रामिक या महत्तर कहलाता था। गांव सभा ही स्थानीय मामले देखती थी, सुरक्षा, टैक्स वसूली, छोटे मोटे झगड़े निपटाना, निर्माण कार्य वगैरह। दामोदरपुर ताम्रपत्र में अष्टकुलाधिकारी जैसे और भी स्थानीय अधिकारियों का जिक्र है, जो शायद जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े मामले देखते थे। और शहर शहर का प्रधान पुरपाल या द्रांगिक कहलाता था। जूनागढ़ लेख में गिरनार के पुरपाल चक्रपालित का जिक्र भी मिलता है। अब जरा न्याय व्यवस्था पर आते हैं। सम्राट तो सर्वोच्च न्यायाधीश था ही। हाँ, वो तो था, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उस समय की स्मृतियों जैसे नारद स्मृति या बृहस्पति स्मृति, उनमें तो न्याय व्यवस्था का काफी ब्यौरा है, पर सरकारी अभिलेखों में इसका जिक्र कम मिलता है। अच्छा, ऐसा क्यों? कह नहीं सकते, पर एक खास बात यह थी कि व्यापारियों के जो अपने संगठन थे, श्रेणी जिन्हें कहते थे, उनके अपने नियम कानून और अपनी अदालतें होती थीं। वो अपने सदस्यों के झगड़े खुद सुलझाते थे। मतलब गिल्ड कोर्ट्स। हाँ, कुछ वैसा ही। इसी तरह पूग होते थे, शहर में रहने वाली अलग अलग जातियों की समितियां, और कुल मतलब एक ही परिवार के सदस्यों की समिति। ये भी अपने झगड़े खुद ही निपटाते थे। गांव में पंचायतें न्याय करती थीं। और सजा वगैरह? फाहियान ने तो लिखा था कि सजाएं नरम थीं। हाँ, चीनी यात्री फाहियान तो यही कहता है कि दंड विधान कोमल था। शारीरिक यातनाएं और मृत्युदंड आमतौर पर नहीं दिए जाते थे। हालांकि बार बार अगर कोई राजद्रोह करता था तो उसका दाहिना हाथ काट दिया जाता था। और फौजदारी यानी क्रिमिनल मामले, इनके कानूनों को साफ तौर पर अलग अलग परिभाषित किया गया। ये कानूनी इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम था। अच्छा, अब सेना की बात करते हैं। सर्वोच्च अधिकारी महाबलाधिकृत थे। हाँ, और सेना के 4 अंग थे: पैदल, रथ, घुड़सवार और हाथी। हाथियों की सेना का प्रमुख? महापीलुपति। और घुड़सवार सेना का? भटाशुपति। आम सैनिकों को? चाट कहते थे। चाट? हाँ, चाट। और सेना के साजो सामान की देखरेख करने वाला अधिकारी रणभांडागारी कहलाता था। एक और बात, इस काल में रथों का महत्व कम हुआ और घोड़ों का ज्यादा बढ़ गया। चलिए अब जरा अर्थव्यवस्था की तरफ चलते हैं। कृषि तो मुख्य आधार रही ही होगी। जाहिर है, कृषि ही मुख्य व्यवसाय था। वराहमिहिर की बृहद संहिता में लिखा है कि साल में 3 फसलें होती थीं। अमरकोश जैसी किताबों में अलग अलग तरह के हलों और जमीनों का भी जिक्र है। चावल की 44 में ये अष्टांग संग्रह में लिखा है। हाँ, कमाल की बात है। कालिदास ने भी अपनी रचनाओं में गन्ने और धान की खेती का वर्णन किया है। सिंचाई के लिए क्या व्यवस्था थी? सुदर्शन झील का जिक्र तो आता है। हाँ, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख सुदर्शन झील के बारे में बताता है, जिसकी मरम्मत गुप्त काल में करवाई गई थी। ये उस जमाने की सिंचाई व्यवस्था का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसके अलावा नदियों से नहरें निकाली जाती थीं, तालाब खोदे जाते थे। रहट का भी इस्तेमाल होता था। हाँ, रहट, जिसे अर्घट भी कहते थे, उसका भी इस्तेमाल होता था। अग्निपुराण में तो सिंचाई के साधन जुटाना राजा के कर्तव्यों में गिनाया गया है। जमीनों के भी कई प्रकार बताए गए हैं: क्षेत्र, वास्तु, खिल। हाँ, दस्तावेज में कई तरह की जमीनों का जिक्र है। क्षेत्र मतलब खेती योग्य भूमि, वास्तु मतलब निवास योग्य घर वगैरह बनाने के लिए, खिल वो जमीन जो परती पड़ी हो, जिस पर खेती न होती हो, अग्रहत जंगली भूमि, और एक अदेमात्रिक भी। हाँ, अदेव मात्रिक वो जमीन थी जहां खेती बारिश पर निर्भर ना होकर कृत्रिम सिंचाई मतलब नहरों तालाबों से होती थी। अमरकोश में तो 12 तरह की भूमि बताई गई है। लगान का एक प्रकार हल दंडकार था, शायद हर हल पर लगने वाला टैक्स। और जमीन नापने की इकाइयां? नल, द्रोणवाप। हाँ, नल, पाटक, द्रोणवाप, कुल्यवाप, ये इकाइयां थी। जमीन नापने वाले अधिकारी को क्षेत्र कर कहते थे, और जमीन बेचने के लिए पुस्तपाल और विषयपति से अनुमति लेनी पड़ती थी। पशुपालन भी महत्वपूर्ण था, जाहिर है। व्यापार पर आते हैं। श्रेणियां मतलब गिल्ड्स काफी मजबूत थीं। मंदसौर अभिलेख में रेशम बुनकरों का जिक्र है। हाँ, बहुत संगठित और प्रभावशाली थीं ये श्रेणियां। मंदसौर अभिलेख बताता है कि रेशम बुनकरों की एक श्रेणी ने न सिर्फ एक भव्य सूर्य मंदिर बनवाया, बल्कि बाद में जब वो खराब हो गया तो उसकी मरम्मत भी करवाई। ये श्रेणियां बैंकों की तरह भी काम करती थीं। पैसा जमा रखना, ब्याज देना। इनके मुखिया जेठक या महत्तक कहलाते थे। और सिक्के? सोने के सिक्के, दीनार, बहुत ज्यादा चले इस काल में। आ गया है। ये शायद बड़े लेन देन, जमीन की खरीद बिक्री या फिर बड़े अधिकारियों के वेतन वगैरह में काम आते होंगे। चांदी और तांबे के भी थे। हाँ, चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे और तांबे के माशक।
लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि कुषाणों के जमाने के मुकाबले गुप्तों के तांबे के सिक्के बहुत कम मिले हैं। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? इससे अंदाजा लगता है कि शायद आम लोगों के रोजमर्रा के लेन देन में सिक्कों का चलन कम हो गया था। फायान भी लिखता है कि लोग ज्यादातर वस्तु विनिमय मतलब चीजों की अदला बदली या फिर कौड़ियों का इस्तेमाल करते थे। अच्छा, और चांदी के सिक्के? वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हराने के बाद पश्चिमी भारत में चलाने शुरू किए थे। लेकिन दस्तावेज ये भी कहता है कि लंबी दूरी का व्यापार, खासकर पश्चिम के साथ, उसमें गिरावट आई। हाँ, कुषाण काल की तुलना में गुप्त युग में लंबी दूरी के व्यापार में कुछ कमी आई। इसके कई कारण थे। रोमन साम्राज्य का विभाजन हो गया था, उधर फारस वालों ने रेशम के व्यापार पर अपना एकाधिकार कर लिया था। वो मंदसौर वाले रेशम बुनकर इसीलिए गुजरात से मालवा आ गए थे। हाँ, शायद यही वजह रही होगी। फिर जब पूर्वी रोमन साम्राज्य यानी बिज़ांटाइन एम्पायर ने खुद चीन से रेशम उगाने की कला सीख ली, तो भारतीय रेशम व्यापार को और भी धक्का लगा। तो क्या बाहर से व्यापार बिल्कुल बंद हो गया था? नहीं, बंद नहीं हुआ था। चीन और बिज़ांटाइन साम्राज्य से व्यापार फिर भी जारी रहा। एक यूनानी लेखक थे, कॉस्मा। उन्होंने लिखा है कि श्रीलंका यानी सिंघल द्वीप भारत और चीन के बीच व्यापार में बिचौलिए का काम करता था। फाहियान खुद भी तो एक व्यापारी जहाज से ही चीन वापस गया था। और बंदरगाह? पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति बंगाल में और पश्चिमी तट पर भड़ोच गुजरात में प्रमुख बंदरगाह थे। सूती वस्त्र उद्योग बहुत महत्वपूर्ण था, खासकर वाराणसी इसके लिए मशहूर था। लेकिन शहर उतने समृद्ध नहीं रहे जितने कुषाण काल में थे, पाटलिपुत्र वगैरह। हाँ, ये भी एक पहलू है। कुषाण युग के कई बड़े और समृद्ध शहर जैसे पाटलिपुत्र, मथुरा, वो अपनी पुरानी रौनक खो चुके थे। इतिहासकार आर एस शर्मा ने तो गुप्त काल को नगरों के क्रमिक पतन का काल माना है। अब जरा सामाजिक जीवन पर आते हैं। वर्ण व्यवस्था तो थी ही, जन्म पर आधारित। हाँ, समाज परंपरागत 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बटा था और ये जन्म पर आधारित था। वरा मिहिर ने तो यहां तक लिखा है कि हर वर्ण के लिए अलग अलग बस्तियां होनी चाहिए। जातियों की संख्या भी बढ़ी। हाँ, 2 वजहों से। एक तो भूमि अनुदान से नए जमींदार वर्ग बने, दूसरा जो कारीगरों की श्रेणियां थीं वो धीरे धीरे जातियों में बदल गई। इससे जातियों की संख्या बढ़ी। न्याय और दंड विधान में भी वर्ण भेद था। जैसे नारद स्मृति कहती है कि ब्राह्मण का अपराध सबसे गंभीर माना जाता था। क्या लोग अपने वर्ण के तयशुदा काम ही करते थे या इसमें कुछ बदलाव भी था? नहीं, बदलाव भी दिखते हैं। जैसे शूद्रक का नाटक है मृच्छकटिकम, उसका हीरो चारुदत्त ब्राह्मण है पर व्यापार करता है। उधर मयूर शर्मन नाम के एक ब्राह्मण ने तो हथियार उठा लिए, क्षत्रिय कर्म अपना लिया और कदम वंश की स्थापना की। और शूद्रों की स्थिति? कुछ सुधार हुआ? हाँ, शूद्रों की स्थिति में कुछ सुधार जरूर दिखता है। याज्ञवल्क्य के स्मृति उन्हें व्यापारी, कारीगर और कृषक बनने की अनुमति देती है। बाद में हुइनसांग जब आया तो उसने भी शूद्रों को किसान बताया। उन्हें रामायण, महाभारत, पुराण सुनने और कृष्ण की पूजा करने का भी अधिकार मिल गया था। और वैश्यों की? उनकी स्थिति में थोड़ी गिरावट आई। वो शूद्रों के करीब आ गए। छुआछूत या अस्पृश्यता का क्या हाल था? दुर्भाग्य से वो समाज में मौजूद थी। चांडालों को सबसे नीचा माना जाता था। फाहियान ने इसका जिक्र किया है कि वो गांव से बाहर रहते थे और शहर में आते समय ढोल बजाते थे ताकि ऊंची जाति के लोग उनसे दूर हट जाएं। कायस्थों का भी जिक्र है एक वर्ग के रूप में। हाँ, कायस्थ। ये लोग लिखने, पढ़ने, लेखा जोखा रखने का काम करते थे। शुरू में ये एक पेशा या वर्ग था, पर बाद की स्मृतियों में इन्हें एक जाति मान लिया गया। और दास प्रथा? दास प्रथा थी। नारद ने तो 15 तरह के दासों का जिक्र किया है। लेकिन ऐसा लगता है कि गुप्त काल में यह प्रथा थोड़ी कमजोर हुई। क्यों? शायद इसलिए कि जमीनें छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लगी थी, तो बड़े पैमाने पर खेती के लिए बहुत सारे दासों की जरूरत नहीं रही। नारद स्मृति में ही पहली बार दासों को आजाद करने के नियम भी मिलते हैं। अब बात करते हैं स्त्रियों की स्थिति की। ये थोड़ी विरोधाभासी लगती है। साहित्य में तो बड़ा अच्छा चित्रण है। हाँ, ये बात सही है। साहित्य में, जैसे कालिदास की रचनाओं में, स्त्रियों का चित्रण बहुत आदर्श और सम्मानजनक है। लेकिन अगर हम व्यवहार की बात करें तो उनकी स्थिति में गिरावट आई। जैसे बाल विवाह का चलन शुरू हुआ और सती प्रथा का पहला पक्का अभिलेखीय सबूत, वो एरन अभिलेख 510 वो इसी काल का है, जिसमें गोपराज नाम के सेनापति की पत्नी के सती होने का जिक्र है। लेकिन पढ़ाई लिखाई भी थी। हाँ, ये विरोधाभास है। स्त्री शिक्षा प्रचलित थी। पढ़ाने वाली महिलाओं के लिए उपाध्याया, आचार्य जैसे शब्द मिलते हैं
और याज्ञवल्क्य और कात्यायन जैसे स्मृतिकारों ने स्त्रियों के संपत्ति अधिकारों, जिसे स्त्रीधन कहते हैं, उसका समर्थन किया। पुनर्विवाह? कुछ खास परिस्थितियों में विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति थी और देवदासी प्रथा का भी उल्लेख मिलता है। जैसे कालिदास ने मेघदूत में उज्जैन के महाकाल मंदिर की देवदासियों का वर्णन किया है। चलिए अब धर्म की बात करते हैं। इसे हिंदू धर्म के पुनरुत्थान का काल कहा जाता है ना? हाँ, अक्सर ऐसा कहा जाता है। वैष्णव धर्म यानी विष्णुती पूजा को राजकीय संरक्षण प्राप्त था। गुप्त सम्राट खुद परम भागवत की उपाधि लेते थे। उनके सिक्कों पर विष्णु के वाहन गरुड़ और देवी लक्ष्मी की आकृतियां मिलती हैं। बुद्ध और कल्कि, इनकी पूजा का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी काल में पूरी तरह विकसित हुआ। देवगढ़ का दशावतार मंदिर इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। शैव धर्म का क्या हुआ? शिव की पूजा? शैव धर्म का भी खूब विकास हुआ। शिव और पार्वती की एक साथ मूर्तियां बनने लगी। अर्धनारीश्वर रूप यानी आधा शिव आधा पार्वती, उसकी पूजा शुरू हुई और त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा भी इसी काल में शुरू हुई। शैव धर्म के कई संप्रदाय जैसे पाशुपत, कापालिक वगैरह वो भी इसी दौर में विकसित हुए। मंदिर भी बने होंगे शिव के? हाँ बिल्कुल। नचना कुठारा का पार्वती मंदिर और भूमरा का शिव मंदिर उस जमाने के प्रसिद्ध शिव मंदिर है। और बौद्ध और जैन धर्म? हाँ, उनका क्या हाल था? बौद्ध धर्म के बड़े केंद्र अब उत्तर पश्चिम भारत में थे। कश्मीर, अफगानिस्तान, पंजाब। हालांकि गुप्त राजा कुमारगुप्त प्रथम ने ही नालंदा महाविहार की स्थापना की थी, जो बाद में विश्व प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र बना। महायान शाखा ज्यादा लोकप्रिय हुई। हाँ, महायान शाखा ज्यादा लोकप्रिय हुई, जिसके प्रमुख आचार्य थे असंग, वसुबंधु, दिंगनाग। लेकिन जब फाहियान भारत आया तो उसने कपिलवस्तु, श्रावस्ती जैसे पुराने बौद्ध केंद्रों को उजड़ी हुई हालत में पाया। और जैन धर्म? जैन धर्म ज्यादातर व्यापारियों और पश्चिमी भारत में प्रचलित था। मथुरा और वल्लभी, गुजरात श्वेतांबर जैनों के बड़े केंद्र थे। 513 ईस्वी में वल्लभी में एक महत्वपूर्ण जैन सभा भी हुई थी। बंगाल का पुंड्रवर्धन दिगंबर जैनों का केंद्र था। कैहोम लेख में जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां स्थापित करने का उल्लेख है। कई जैन ग्रंथ भी इसी काल में लिखे गए। अब आते हैं उस चीज पर जिसके लिए गुप्तकाल सबसे ज्यादा जाना जाता है, कला और साहित्य। क्या वाकई ये स्वर्ण युग था? देखिए, कला और साहित्य की दृष्टि से देखें तो इसे स्वर्ण युग कहना काफी हद तक सही लगता है। मंदिर निर्माण कला का जन्म ही इसी काल में हुआ। नागर शैली के मंदिर? हाँ, नागर शैली, ऊंचे चबूतरे पर बना मंदिर जिसके ऊपर एक शिखर होता था। और पंचायतन शैली भी विकसित हुई, जिसमें बीच में मुख्य मंदिर और चारों कोनों पर 4 छोटे मंदिर होते थे। देवगढ़ का दशावतार मंदिर इसका बेहतरीन उदाहरण है। ईंटों के मंदिर भी बने? हाँ, भीतरगांव कानपुर का मंदिर ईंटों से बना है और उसमें मेहराबों का प्रयोग दिखता है, जो उस समय के लिए खास बात है। नचना कुठारा का पार्वती मंदिर, भुमरा का शिव मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, ये कुछ और प्रमुख उदाहरण हैं। और मूर्ति कला, कहा जाता है इस काल की मूर्तियां बहुत खास हैं। बिल्कुल, मूर्तिकला के 3 प्रमुख केंद्र थे, मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र। गुप्त काल की मूर्तियों की सबसे बड़ी खासियत है उनकी आध्यात्मिकता, शालीनता, संतुलन और एक सहज भारतीयता। उनमें बनावटीपन नहीं है। सारनाथ की बुद्ध मूर्तियां? हाँ, सारनाथ की बुद्ध मूर्तियां, खासकर वो धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा वाली मूर्ति, उसे तो गुप्त कला का शिखर माना जाता है। सुल्तानगंज से मिली बुद्ध की तांबे की विशाल प्रतिमा धातु कला का अद्भुत नमूना है। देवगढ़ की शेषशाही विष्णु की मूर्ति, उदयगिरी की गुफा में वराह अवतार की मूर्ति और मंदिरों के दरवाजों पर बनी गंगा यमुना की मूर्तियां, ये सब इसी काल की बेहतरीन कलाकृतियां हैं। गुफाओं में भी तो शानदार काम हुआ है। अजंता और बाग की गुफाएं? हाँ बिल्कुल, अजंता की गुफा संख्या 16, 17 और 19 गुप्तकालीन है। गुफा 17 को तो चित्रशाला ही कहते हैं। उसमें बनी पेंटिंग्स, खासतौर पर माता एवं शिशु का चित्र, बहुत प्रसिद्ध है। अजंता के चित्र ज्यादातर बौद्ध जातक कथाओं पर आधारित हैं। और बाग की गुफाएं? बाग की गुफाओं मध्य प्रदेश के चित्र आम जनजीवन से संबंधित हैं। उनमें लौकिक विषयों को दर्शाया गया है। इन चित्रों में फ्रेस्को और कैम्पेरा दोनों तकनीकों का इस्तेमाल हुआ है। और साहित्य? कालिदास का जमाना? हाँ, साहित्य की दृष्टि से ये सचमुच स्वर्ण युग था। माना जाता है कि पुराणों और महाकाव्यों यानी रामायण और महाभारत को उनका अंतिम रूप इसी काल में दिया गया। कई स्मृतियां भी लिखी गईं, नारद, कात्यायन, बृहस्पति। और संस्कृत भाषा अपने चरमोत्कर्ष पर थी और जाहिर है महाकवि कालिदास इसी युग की देन है। उनके नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय और उनके महाकाव्य और खंड काव्य रघुवंश, कुमार संभव,
मेघदूत, ऋतुसंहार, ये विश्व साहित्य की धरोहर हैं। शूद्रक का मृच्छकटिकम भी तो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल। मृच्छकटिकम उस समय के समाज, नगर जीवन और न्याय व्यवस्था पर बहुत अच्छी रोशनी डालता है। एक और बात, नाटकों में उच्च वर्ग के पात्र संस्कृत बोलते थे, जबकि निम्न वर्ग के पात्र और स्त्रियां प्राकृत भाषा का प्रयोग करती थीं। अब जरा विज्ञान की बात करें। शून्य और दशमलव प्रणाली, ये तो भारत की ही देन है। हाँ, और इनका विकास गुप्त काल में ही हुआ। ये भारतीय गणित की दुनिया को सबसे बड़ी देन है, जो फिर अरबों के जरिए यूरोप तक पहुंची। महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट इसी युग के थे। आर्यभट्ट ने क्या क्या बताया? उन्होंने 476 एडी में आर्यभट्टियम ग्रंथ लिखा। बताया कि पृथ्वी गोल है, अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य की परिक्रमा करती है। उन्होंने पाई का काफी सटीक मान 3.1416 निकाला और बीजगणित यानी एल्जेब्रा की नींव रखी। वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त भी बड़े नाम हैं। बिल्कुल। वराहमिहिर 6वीं शताब्दी में वृहत संहिता जैसा विश्वकोशीय ग्रंथ लिखा, जिसमें खगोल, ज्योतिष के साथ साथ भूगोल, वास्तुकला, समाज, अर्थव्यवस्था जैसे अनेक विषयों का वर्णन है। ब्रह्मगुप्त जन्म 598 एडी में ब्रह्मस्फुट सिद्धांत दिया और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की ओर इशारा किया। चिकित्सा यानी मेडिसिन के क्षेत्र में आयुर्वेद का बहुत विकास हुआ। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी का जनक माना जाता है। धन्वंतरी प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक माने जाते हैं। वाग्भट ने अष्टांग हृदय जैसा महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा। चरक, सुश्रुत और वाग्भट को मिलाकर आयुर्वेद त्रयी कहा जाता है। पशु चिकित्सा पर भी काम हुआ। हाँ, पशु चिकित्सा पर भी ग्रंथ लिखे गए। शालीहोत्र ने घोड़ों पर अश्वशास्त्र लिखा और पालकाप्य ने हाथियों पर हस्त्यायुर्वेद। और वो मेहरौली का लौह स्तंभ, जिस पर आज तक जंग नहीं लगा। हाँ, वो गुप्त काल की धातु कला का सबसे बेहतरीन और आश्चर्यजनक उदाहरण है। लगभग 1600 साल से खुले आसमान के नीचे खड़ा है, पर उसमें जंग नहीं लगा। ये उनकी धातु विज्ञान की उन्नति को दिखाता है। इस्पात यानी स्टील बनाने की कला भी भारत में विकसित हुई और वैशेषिक दर्शन का अणु सिद्धांत यानी एटॉमिक थ्योरी, वो भी इसी काल की देन है। इतनी सारी जानकारी हमें मिलती कहाँ से? मुख्य स्रोत क्या है? अभिलेख? हाँ, अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जैसे समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति जो इलाहाबाद स्तंभ पर है, चंद्रगुप्त द्वितीय का मेहरौली लौह स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त का भित्री स्तंभ लेख और जूनागढ़ अभिलेख, कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख और भानुगुप्त का एरन अभिलेख, जिसमें सती प्रथा का पहला जिक्र मिलता है। ये कुछ प्रमुख अभिलेख हैं। तो इस पूरी विस्तृत चर्चा को अगर समेटें तो हम कह सकते हैं कि गुप्त काल प्रशासनिक रूप से विकेंद्रीकृत हो रहा था। मतलब सत्ता नीचे जा रही थी। अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव थे। कृषि मुख्य थी, पर व्यापार में कुछ गिरावट आई। समाज जटिल था, वर्ण व्यवस्था थी, पर उसमें बदलाव भी थे और स्त्रियों की स्थिति मिलीजुली थी। हाँ, और धार्मिक सहिष्णुता का माहौल था। हालांकि हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ। और सबसे बड़ी बात, कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व मतलब कमाल का विकास हुआ। शायद यही वजह है कि इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। हालांकि इस पर बहस हो सकती है। यही प्रशासनिक विकेंद्रीकरण और सामंतवाद का उदय ही आगे चलकर साम्राज्य के पतन का रास्ता बना गया, या फिर कला, साहित्य और विज्ञान में जो प्रगति हुई वो उसकी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण और स्थायी विरासत है। ये वाकई सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज की यह गहन पड़ताल यहीं समाप्त होती है।